हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है आज और टैक्स का पेपर। मैं फटाफट आपको क्विक रिव्यू दे देता हूं इस पेपर के बारे में। इस पेपर के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं, प्लस आपको एक पेपर रिव्यू दे दूंगा जिसके अंदर मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना चाहिए था, क्या है इसके अंदर। डिटेल्ड पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस मैं आपको थोड़े ही दिनों के बाद, जब आपका पेपर हो जाएंगे, सारे पेपर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें पेपर का रिव्यू, जिसके अंदर मैं एमसीक्यूज के आंसर्स तो मैं आपको बता ही देता हूं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर हम क्वेश्चन नंबर वन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर वन है, मिस्टर सुनील्स माइनर डॉटर अर्न 50,000 फ्रॉम हर स्पेशल टैलेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस इनकम विल बी क्लब्ड। ये इनकम क्लब ही नहीं होगी ना, टैलेंट की कमाई है। टैलेंट की कमाई पर टैक्स, अपनी इनकम पर टैक्स खुद देना होता है। इट विल नॉट बी क्लब। तो आंसर शुड बी डी। आंसर शुड बी डी। ये आंसर्स मैंने यहां पर दिए हैं, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन केस ऑफ लॉस अ पार्टनरशिप फर्म में क्लेम डिडक्शन। कितने रुपए तक की डिडक्शन ले सकता है रेम्यूनरेशन के केस में पार्टनर्स की? तो 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तो ले ही सकता है। अच्छा, 90% बुक प्रॉफिट वाला पॉइंट तो प्रॉफिट के लिए होता है, ये तो सी तो हो नहीं सकता। बट लॉस का है तो ए या बी में से हो सकता है, बट बी हो सकता है, बिकॉज 1.5 लाख और रेम्यूनरेशन भी तो लेस हो सकती है, विच एवर इज लेस। सो बेसिकली आंसर शुड बी बी। आंसर शुड बी बी। 1.5 लाख या एक्चुअल रेम्यूनरेशन, विच एवर इज लेस। सो सेकंड का होगा बी। थर्ड में आ जाओ। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम फ्रॉम सैपलिंग शेल बी कंसिडर्ड एज। कौन सी इनकम है ये? एग्रीकल्चर इनकम है। सैपलिंग्स, सीडलिंग्स, ये सब क्या होती हैं? एग्रीकल्चर सीड्स, जो सीड्स को ग्रो करना, दैट इज एन एग्रीकल्चर इनकम, है ना। आगे आ जाओ। एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो फोर्थ का आंसर होना चाहिए सी, इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ। फोर्थ का होना चाहिए सी। थर्ड का है ए। इज दैट क्लियर? एग्रीकल्चर इनकम। फोर्थ का सी। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, Mr. Nitin had bought a laptop for 50,000 on 1/4/2021 for his personal purpose. He started using the laptop for business purpose only since 2/5/2023. On that date, the market value of the laptop was 40,000. What is the amount of depreciation allowable? भाई देखो, ऐसा है, जब आप कंपनी ये ना एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन नंबर 43(1) में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई बिल्डिंग आप खरीदते हो और उसको पहले आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हो और बाद में उसको बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हो, तो जितने टाइम के लिए आपने उसको पर्सनल यूज किया था, हम तब तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं और उस पर डेप लगा देते हैं। ये काम सिर्फ बिल्डिंग में अलाउड है, बाकी चीजों में नहीं। तो लैपटॉप के लिए कॉस्ट ही के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कॉस्ट क्या होगी? 50,000, उसी के ऊपर डेप लगा दो। 50,000 पर 40%, यानी आंसर शुड बी ए। फिफ्थ का आंसर होना चाहिए ए। फिफ्थ का आंसर होना चाहिए ए। इज दैट क्लियर? मिस्टर रैना एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, फाइल्स ऑल हिज टैक्स रिटर्न्स ऑन टाइम। ही ऑप्टेड टू, देखो अगर वो टाइम पे, अगर 3 सालों की रिटर्न उसे टाइम पे ना भरी होती ना, तो इसके ऊपर कुछ और ऑब्लिगेशन होती, टीडीएस वाली। बट नॉर्मल केस है, नॉर्मल है। कहता है कि ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ड्यूरिंग द ईयर। ही विड्रॉ फॉलोइंग सम्स इन कैश फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट से कुछ कैश विड्रॉ किया। सेक्शन नंबर 194N कैश विड्रॉल का सेक्शन, जिसके अंदर बोला जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा अगर कैश विड्रॉ किया तो जो ज्यादा अमाउंट विड्रॉ किया उसके ऊपर टीडीएस कटेगा 2%। तो 2% टीडीएस कटेगा बच्चों। बी शुड बी द आंसर। 6 का आंसर होना चाहिए बी। इज दैट क्लियर एवरीवन? 6 का बी। 7th में आ जाओ। एज पर जीएसटी लॉ, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस प्लेस, रेंट पे देते हैं। और अगर रूम रेंट पे देते हैं, ठीक है, रिलीजियस प्लेस की, चैरिटेबल ट्रस्ट की रिलीजियस प्लेस, उस ट्रस्ट के रूम्स को रेंट पे अगर देते हो तो 1,000 रुपए से ज्यादा का किराया नहीं होना चाहिए, एग्जेम्प्ट है। और अगर शॉप्स को रेंट पे देते हो 10,000 रुपए पर मंथ से कम का होना चाहिए किराया, तो एग्जेम्प्ट है। और प्रेमिसेस की बात करें तो यस, अगर प्रेमिसेस कोई शादी वगैरह फंक्शन के लिए दिया जाता है तो भी एग्जेम्प्ट है अप टू 10,000 रुपए तक का। तो बच्चों ये तीनों ही आंसर करेक्ट है, तो डी शुड बी द आंसर। 7th का होना चाहिए डी आंसर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मेरे को उम्मीद है आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। 8th की बात करते, एमसीक्यूज आसान है, कोई मुश्किल नहीं आए। होटल ओनर प्रोवाइड अकोमोडेशन इन हरियाणा थ्रू ईसीओ। होटल ओनर, अरे भाई ये सेक्शन नंबर 9(5) में आ जाता है। होटल ओनर दे रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 9(5) में क्या होता है? अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू ईसीओ। ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। ठीक है, इसमें आते हैं स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, अर्बन क्लैप,
और मैंने बताया था गोआई बीबो और ये सब भी आते हैं। तो गोआई बीबो का एग्जांपल है ये ईसीओ, हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी, ईसीओ, यानी बी होना चाहिए इसका आंसर, 8th का बी। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आ जाओ। द आइटम विच विल बी टैक्सेबल अंडर बोथ करंट सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड न्यू जीएसटी। भाई जीएसटी आने के बाद ऐसा कौन सा आइटम है इनमें से जिसपे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है? वो है टोबैको। टोबैको पे दोस्तों एक्साइज ड्यूटी भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। जीएसटी की शुरुआत में ही बता देता हूं मैं तो। आगे आ जाओ 9th का बाद 10th। 9th का है सी आंसर हो गया। ओके 10th का आंसर क्या होगा? एज पर जीएसटी लॉ टैक्स इनवॉइस कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? डैश इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो टैक्स इनवॉइस 3 प्रिपेयर करने चाहिए इन द केस ऑफ गुड्स, ट्रिप्लीकेट कॉपी में। इसका रीजन क्या है कि एक दोनों होता है, सप्लायर को, एक रेसिपिएंट को, एक ट्रांसपोर्टर को रस्ते के लिए, तो इसलिए ट्रिप्लीकेट कॉपी। और सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट कॉपी। तो आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। 10th का आंसर होगा सी। आगे आ जाओ। 11th एज पर कस्टम लॉ गुड्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इनको आइडेंटिकल गुड्स बोलते हैं दोस्तों, जब कोई गुड्स बिल्कुल सेम होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ सेम है, सेम है, सिमिलर नहीं, सेम है तो ये आइडेंटिकल गुड्स है। तो 11th का आंसर होना चाहिए ए। आगे आ जाओ। द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द सप्लायर ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2A। इसमें लिमिट होती है बच्चों 50 लाख रुपए की, तो आंसर शुड बी बी। 12th का आंसर होना चाहिए बी, 50 लाख रुपए। यस और नो? तो 12 तक का हो गया। थर्टीन, क्वेश्चन कहां गया? एक मिनट, ये रहा 13 क्वेश्चन। ये देखो, मिस्टर प्रशांत वर्क विद एबीसी लिमिटेड एज अ सीनियर मैनेजर सिंस 1/4/2019। 11th May 2023 को कंपनी ने कैश गिफ्ट दिए हैं 55,000 रुपए। ठीक है, और ऐसे केस में अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देती है तो 50,000 की लिमिट होती है दोस्तों, पता है ना, और 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट दिए हैं तो दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। यस, बी शुड बी द आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इज फुली टैक्सेबल अंडर जीएसटी एज द अमाउंट एक्सीड्स 50,000। तो बी होना चाहिए इसका आंसर, 13th का बी। आगे आ जाओ। 14th में बात करें तो इंडियन कस्टम वाटर की बात करें तो इंडियन कस्टम वाटर होता है 24 नॉटिकल माइल तक। कितने तक होता है? 24 नॉटिकल माइल्स। तो 24 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन कस्टम वाटर होता है। डन। और इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स होता है 12 नॉटिकल माइल, इंडियन कस्टम वाटर होता है 24 नॉटिकल माइल। पता है ना सबको? तो ये हो गया, इसका हो गया बी। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। 15th की बात करते हैं। मिस्टर नीलेश, अ कॉम्पोजिशन डीलर, इनकी ना टर्नओवर एक्सीड कर गई है ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों जिस डेट पर टर्नओवर एक्सीड करती है ना, उसी डेट से आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाते हो और उसी डेट से आपको रेगुलर स्कीम के हिसाब से जीएसटी देना पड़ता है। तो आपका आंसर होना चाहिए बी। 15th का आंसर होना चाहिए बी, 1 दिसंबर। तो यानी द परमिशन ग्रांटेड टू हिम इज डीम्ड टू बी विथड्रॉन फ्रॉम द डे हिज टर्नओवर क्रॉसेस द स्पेसिफाइड लिमिट एंड ही शैल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम फ्रॉम द डे इटसेल्फ, दैट इज 1 दिसंबर 23। क्या ये बात क्लियर है? आगे आ जाओ। ये तो हो गए एमसीक्यूज, ये बात हो गई एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज खत्म कर दिए हैं एक बारी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ये है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पहला, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आया है वो एक कैपिटल मतलब पीजीवीपी से रिलेटेड आया हुआ है, जिसमें आपको बताना है ये कैपिटल खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है, कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, और मैं समझता हूं ये ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं देता है, कितने टाइम तक नहीं दिया, पर पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत टाइम बाद एक क्वेश्चन देखा, तो ठीक है क्वेश्चन, और बच्चों को आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो मैं इसकी डिटेल डिस्कशन आपके साथ उसी वक्त करूंगा जब मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन, तो अभी नहीं करूंगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं पीजीवीपी टॉपिक का था, आपने कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। आगे आ जाओ। अच्छा, इसके बाद 2 का बी, मिस्टर कॉल एज 60 ईयर्स, रिटायर्ड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। सैलरी का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट बीच में हो गई भाई साहब, ग्रेचुटी, लीव सैलरी, पेंशन। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यही तो 3 चीजें होती हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रेचुटी, लीव सैलरी, पेंशन। तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए, आसान है, 7 नंबर पूरे होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ।
तो इसमें कोई खास बात नहीं है। कोई नया रिजीम का चक्कर है? नहीं, इसमें नया रिजीम का चक्कर नहीं है। क्वेश्चन में लिख दिया है शी, उसने ऑप्ट आउट किया हुआ है, इसका मतलब है ओल्ड रिजीम में ही क्वेश्चन करना है। ओके, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो गया, 2 का ए हो गया, बी हो गया। मैं देख रहा हूं 3, थर्ड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड का ए, ये क्वेश्चन आया है किस चैप्टर से रिलेटेड? हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी का बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन आया है, जिसमें आपके पास एक प्रॉपर्टी दे दी है, आपको उसके पास म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया, फेयर एंड दे दिया, स्टैंडर्ड एंड दे दिया है। एक्चुअल में आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी है अप्रैल से लेकर जनवरी 24 तक का। और बच्चे यहां पर गलती कर सकते हैं। देखो क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल का ही आएगा, चाहे रेंट पे जनवरी 24 तक है, क्योंकि ना इसके बाद प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड जरूर है, तो म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल का ही आएगा, फेयर एंड पूरे साल का आएगा, स्टैंडर्ड एंड पूरे साल का आएगा, और एक्चुअल एंड जितना है 10 महीने का उतना आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? और बस उसके बाद अनरियलाइज रेंट का केस है कुछ कि इसमें से कुछ जनवरी मंथ का रेंट रियलाइज नहीं हुआ तो वो माइनस कर देंगे। और टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी बट लॉस ड्यू टू वैकेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, बिकॉज रमेश ने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर ली है, तो इसमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट 35,000, आसान है यार, आसान है। आगे आ जाओ, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो जाना चाहिए, 7 नंबर पूरे होने चाहिए, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन हमने कई किए हैं। 3 का बी, पीजीबीपी का क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है, बट ये पीजीबीपी का पहली बार काफी टाइम के बाद पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन आया, बहुत ही बढ़िया, उम्मीद से बाहर पार्टनरशिप पे क्वेश्चन डाल दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटमेंट वही होती है, कोई ट्रीटमेंट में फर्क नहीं होता। सिर्फ इंटरेस्ट के केस में पार्टनर्स को 12% तक का इंटरेस्ट अलाउड होता है। आई होप आपको वो ध्यान है, तो आपने वो ध्यान से किया होगा। और सैलरी में जो अभी हमने एक एमसीक्यू में भी किया था, 1.5 लाख रुपए या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट पहले 3 लाख रुपए में होता है, और फिर अगले बैलेंस अमाउंट के लिए 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, वो रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करनी होती है। अगर रेम्यूनरेशन उससे भी कम दी जा रही है, सैलरी जो आप दे रहे हो पार्टनर्स को, वो उससे भी कम दे रहे हो, तो वही अलाउ हो जाएगा। बट अगर वो उससे जो अलाउड है उससे ज्यादा बन रहा है अमाउंट, मतलब अलाउड जो है अमाउंट कम बन रहा है और सैलरी टू उमेश जो है वो ज्यादा बन रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे को वर्किंग करनी पड़ेगी इसके लिए, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ उतना ही अलाउड होगा जितनी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउड है। तो याद रहे, रेम्यूनरेशन में पहले आपने वो ट्रीटमेंट करी होगी, इंटरेस्ट का 12% वाला क्लॉज याद रखना है, और रेम्यूनरेशन में पहले 3 लाख पे 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। सॉरी, मैंने हाँ ठीक है, विच एवर इज हायर, और फिर इसके बाद अगर बैलेंस के ऊपर 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट, बैलेंस के ऊपर 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बात हो गई पीजीबीपी का। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पार्टनरशिप फर्म आ गया, बस और कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी कोई ऐसा वैसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर वही इंटरेस्ट की बात करी हुई है, देखो ये इंटरेस्ट की बात की हुई है। इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी 16% दिया हुआ है, ठीक है, बट आपको पता है इसमें अलाउड कितना है, 12% अलाउड है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, द पार्टनरशिप डीड डज नॉट कंटेन एनी क्लॉज रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द पार्टनर। अच्छा, ये लोन इंटरेस्ट ऑन लोन है। द शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% फॉर द सिमिलर लोन। ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, और यहां पर द पार्टनरशिप डीड डज नॉट कंटेन एनी क्लॉज रिलेटिंग टू द पार्टनर, तो फिर भी आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। यहां पर इंटरेस्ट का रेट पता है कितना होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ये तो उम्मीद से बाहर। इंटरेस्ट पे टू तरेश एट द रेट ऑफ 16%, और शेड्यूल्ड बैंक नॉर्मली बाहर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 20%। तो यहां पर पार्टनर्स को ये बात बोली जाती है ना, जब अगर डीड के अंदर ये बात ना मेंशन की हो तो क्या करते हैं, साइलेंट केस में 6% तो देते ही हैं। वो जो 12% वाला है वो देना, 12% ही देंगे इसमें भी, वैसे 12% ही देंगे, वैसे इसमें भी 16 दिया जा रहा है, 12 तो देना ही है, ठीक है, बट डीड के अंदर लिखा नहीं हुआ तो 12 तो देंगे ही, ठीक है, 12 ही देंगे इसमें भी, छोड़ दो। पार्टनरशिप डीड ऑथराइजेस उमेश टू रिसीव सैलरी एज अ वर्किंग पार्टनर। ओके ओके, डन डन डन। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ए की बात करें दोस्तों, तो ये कैपिटल गेन पे क्वेश्चन है, और
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने, अच्छा हुआ लास्ट क्लास में मैंने जाते जाते जो प्रैक्टिस सेशन लिया था वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे आसान क्वेश्चन लग रहा है और हो जाना चाहिए। कैपिटल गेन का बेसिक क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। इसमें आपने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं 60 लाख रुपए के और 54 ईसी का बेनिफिट लेने के लिए, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब अगला क्वेश्चन जो फोर्थ का बी पार्ट है बच्चों, वो आया हुआ है अदर सोर्सेज से रिलेटेड। गिफ्ट मिला है, कैश गिफ्ट मिला है, आसान है मुझे लगता है, और इसमें मुझे लग नहीं रहा कुछ भी कोई मुश्किल वाली बात है। अदर सोर्सेज का क्वेश्चन 7th हो जाना चाहिए। 5th की बात करते हैं। इसके अंदर बच्चों अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 50,000 रुपए पर मंथ या डिविडेंड रिसीव, ये अदर सोर्सेज का नॉर्मली क्वेश्चन है, तो जो चल रहा था कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करूंगा बच्चों इसको पूरा कंप्लीट। ये एक वो आ गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बताया था ना, जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे ही पेपर बनाए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का आना ही आना था बच्चों, 7 नंबर का क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में जाते जाते डिस्कस भी कर लिया, तो बहुत बढ़िया हो गया। तो आप लोगों के साथ डिस्कस करने पर मुझे लगता है ये आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, सबसे खास बात पता है क्या है इसके अंदर? ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट रिजीम, यानी नए रिजीम से करना था, तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस था वो आप दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। यही तो बात पड़ी थी, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये सेट ऑफ ही नहीं कर पाओगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। यस, ये खास बात आ गई इसमें 5th का। ये वेरी गुड, नए रिजीम पे क्वेश्चन आ गया। तो और मैंने आज सुबह सुबह ही एक वीडियो डाली थी, मैं उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने देखा होगा उनको याद रहा होगा और उन्होंने ये नए रिजीम वाला टॉपिक को अप्लाई करा होगा। बस वही चीज पर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, और क्वेश्चन नंबर इसी का 5th का बी पार्ट, मिस्टर राम इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये आया है ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है दोस्तों, ये टोटल इनकम का क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं क्वेश्चंस, ये रहे। ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें भी 115 BAC से ही करना है, ठीक है, और एंड ऑल्सो ऑप्शनल टैक्स रिजीम। अच्छा, तो देखना पड़ेगा फिर कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में भी बोल रहा है, तो मतलब दोनों तरीके से करना था फिर इस क्वेश्चन को। आपको ये समझ में आया? दोनों तरीके से करना था 5th का। तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे किया, बट इसमें दोनों तरीके से करना था। तो मैं ये देख लूं, आपको बता दूं कि आपने क्या किया होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट ऑन मंथली रेंट, भैया देखो अगर नया रिजीम है ना, तो आपको याद रखना है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है? हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट आ रहा होगा ना, है ना, वो अलाउड नहीं होता नए रिजीम में। ये बात भी आज सुबह सुबह बताई, क्या बात है, क्या सटीक बात निकली है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे जो लॉस, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो नहीं मिलता है डिडक्शन नए रिजीम में। ओल्ड रिजीम में मिल जाता है, और वो भी उसके लिए लिमिट है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख या 30,000 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, वो आपको पता है। यहां पर इंटरेस्ट की बात कर दी है उन्होंने 2,10,000 रुपए ईच फॉर बोथ द हाउसेस, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगा अगर नए रिजीम है। तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये हो गया ना क्वेश्चन, कमाल की बात कर दी। अब पता नहीं है बच्चों को ये बात, क्योंकि मैंने तो करवाया था, तो मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चों को ध्यान होगा, और जिन्होंने ये आज वाला वो सुबह सुबह वाला नया रिजीम ओल्ड रिजीम देख लिया, तो चक दे फट्टे हो गया होना चाहिए। 5th का बी हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही टॉपिक पर ध्यान देना था। आगे आ गया जीएसटी दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बेसिक क्वेश्चन है। जीएसटी काउंसिल पे क्वेश्चन आया, 2-3 पेपर पहले भी आया था जीएसटी काउंसिल के ऊपर, और 5 रिकमेंडेशन दैट कैन बी मेड बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या क्या करेगा, वही कि जीएसटी के रेट्स लेके आ सकता है नए,
पेट्रोलियम आइटम पे रिकमेंड करेगा, जीएसटी कब आएगा, ये सब चीजें। तो ये बातें मेरे को लगता है आप कर लोगे, कर ली होंगी। अगला क्वेश्चन जो है वो है कॉम्पोजिशन स्कीम पे स्टेट द रीजन पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। नहीं, आपको बताना है इसमें जीएसटी कौन पे करेगा। तो ये रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज का क्वेश्चन है। मैं डिटेल डिस्कशन में ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट ये है आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर रिवर्स चार्ज लग रहा है या नहीं लग रहा है। वैसे पहले वाला जो केस है वो रिकवरी एजेंट का है, रिवर्स चार्ज का केस होता है, ठीक है। और दूसरे वाला केस मुझे दिख रहा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, ये भी रिवर्स चार्ज का केस होता है। बट आपको देखना पड़ेगा कि वो किसको, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता है ना, इंडिविजुअल, तो ही रिवर्स चार्ज लगता है, अगर इंडिविजुअल डीएसए है तो। इंडिविजुअल डीएसए अगर बैंक को दे रहा है देन बैंक इज लायबल टू पे जीएसटी। और मनी सेविंग बैंक लिमिटेड लोकेटेड इन कोलकाता अपॉइंटेड साक्षी टू रिकवरी एजेंट। बच्चों यहां पर भी हु इज लायबल टू पे जीएसटी, बैंक इज लायबल टू पे जीएसटी, रिकवरी एजेंट नहीं देगा जीएसटी, ठीक है। अभी मैंने एक बार ही देखा है, पूरा अच्छे से देखा नहीं है, बट और डिटेल करूंगा, प्रॉपर क्वेश्चन की एनालिसिस करूंगा, अभी नहीं, बाद में। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। इसका बी पार्ट है सेल्फ एंड पॉलिसी फैमिली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज कलेक्टेड प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी सब्सक्राइबर्स। तो बच्चों ये प्रीमियम्स के ऊपर क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रीमियम रिसीव हुए हैं और ऑल द अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको सारे प्रीमियम्स ऐड करने थे, ठीक है। और कुछ प्रीमियम इसमें से एग्जेम्प्ट भी होते हैं, जैसे लाइफ माइक्रो पॉलिसीज जो होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं। ये बातें एग्जेम्पशन के टॉपिक में से उठाया, कमाल का क्वेश्चन डाल दिया, अनएक्सपेक्टेड, बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। तो ओवरऑल मैं समझूंगा इस बार पेपर आपका पहले के कंपैरिजन, पिछले पेपर के कंपैरिजन में तो मैं कहूंगा टफ था। पिछले के कंपैरिजन में 2-3 क्वेश्चन ने हिलाया, 2-3 क्वेश्चन ने दिमाग लगवाया आपसे, जैसे ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जेम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन है ये, इंश्योरेंस प्रीमियम्स कुछ एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये हो गया 7th का ए। देख लेते हैं और क्या आया है। 7th का ए तो हो गया। ये 8th का क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन है। हाँ, ये 8th क्वेश्चन है बच्चों। कल हमने जो किया ये आईटीसी के ऊपर क्वेश्चन है, और बताऊं सच सच, ब्लॉक्ड क्रेडिट मैंने बोला था पढ़ के जाना, ब्लॉक क्रेडिट के ऊपर ही आ गया क्वेश्चन। भाई साहब वाह, कुछ क्रेडिट इसमें से नहीं मिलने थे, वो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल डिस्कशन में करेंगे, बट बढ़िया क्वेश्चन आया, मजा आ गया। जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया वैसे ही क्वेश्चन बने। और ये तो मैंने आपको बोला ही था भाई साहब, सेम ही क्वेश्चन हम लोगों ने कस्टम का कराया और वैसे ही क्वेश्चन आया 7 नंबर का। यार क्या ही बोले यार, हाँ, एयर फ्रेट के ऊपर ही आ गया क्वेश्चन, और बोलो, और भी कुछ नहीं। मतलब उनको ये लगता है कि बस बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, बस आपको बोला कि बस पास हो जाओ तुम। यहां पर तो उन्होंने बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया कस्टम लॉ का, और ऐसे ही क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेशन में भी किया था। बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट आपको दे दिया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी निकालना था आपको, टोटल वैल्यू भी निकालनी थी और फिर ड्यूटी भी निकालनी थी। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन करूंगा अपनी क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर, अभी नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। बट ओवरऑल अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर अच्छा था इन कंपैरिजन टू ओल्ड पेपर। कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे और कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आए हैं, जो कि मुझे भी लग नहीं रहा था कि ऐसे टॉपिक भी इंस्टीट्यूट छेड़ेगा। बट ठीक है, कुछ नई नई चीजें भी आनी चाहिए, और अच्छा लगा ये पेपर का स्टैंडर्ड देख के। भगवान की कृपा से बस सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट सही दे, और अगर वो सजेस्टेड आंसर सही देता है तो अच्छा लगेगा हमें भी, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और अगले पेपर की तैयारी करो। बाय बाय।